हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुणांशु भट्टाचार्य है। मैंने जिपमर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया। मैं बेसिकली सूरत गुजरात से हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स गुवाहाटी आसाम से है, जिसके कारण मैं पार्ट गुजराती और पार्ट आसामीज ऐसे कह सकते हैं। जब हम जिपमर एग्जाम की बात करते हैं, हम ये पाते हैं कि बहुत लोगों को जिपमर एग्जाम जैसा कुछ है भी, वो भी नहीं पता होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोकस जो हमारा रहता है जब हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो नीट और एम्स पे ही रहता है, और मोस्टली नीट पे, इसलिए जितना काफी लोग नहीं देते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि अगर किसी भी कारण से अगर हमारा नीट में कुछ अगर रैंक फिसल जाए या अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा हो, तो जिपमर भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हुए, फिजिक्स में जो जिपमर के ओरिएंटेड जिपमर के बारे में बात करें, तो पहले एक परसेप्शन था जिपमर के बारे में कि जिपमर में थोड़ा रखने वाला सवाल ज्यादा आता था, कि अगर साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए या फिर कुछ और डेट्स पूछ लिए या वैसे चीजें पूछे जाते थे, कि अराउंड 5-6 साल पहले तक तो। लेकिन अभी जो है उन्होंने जो ट्रेंड चेंज किया है, उसमें थोड़े जो एम्स ओरिएंटेड जो सवाल है वो भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया है, जिसमें थोड़े बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड हो गए हैं। तो ओवरऑल जो अपना जो फिजिक्स प्रिपरेशन जो जिपमर के लिए जो फोकस रहना चाहिए, वो है कि हमें एम्स के पैरेलली चलना चाहिए। बस उसमें असर्शन रीजन वाला पार्ट अगर हटा दे, तो बाकी का जो एम्स का जो प्रिपरेशन रहता है, जो जिसकी हम बात करें कि हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, वही हम प्रैक्टिस अगर हम जिपमर में भी लाए तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही अगर जैसे कि मैंने बताया था कि जिपमर में वो साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हमें एक डांस अगर दे दे तो काफी हमारे लिए अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जितना का काफी सिंपल आता है और नीट लेवल से पूरी तरह मैच करता है। कुछ कुछ सवाल जो इनऑर्गेनिक के जो हमारे सिलेबस के बाहर जाते हो, वो सवाल बस हमसे ही नहीं लेकिन और भी किसी बच्चे से नहीं बने हुए, तो हमें उन क्वेश्चन से फोकस नहीं करते हुए बस एनसीईआरटी और जो हम दूसरे को रेफरेंस बुक अगर फॉलो करते हैं, उन्हें उन पे ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेनली एनसीईआरटी। यानी कि हमारा जो प्रिपरेशन जो जिपमर केमिस्ट्री के लिए रहेगा, वो हमारे नीट के प्रिपरेशन के पैरेलली रहेगा। बस ऑर्गेनिक में थोड़ा लेवल हाई रहता है, जिसके कारण हमें जो एम्स में जो हम पढ़ते हैं वो फोकस करना है। और जैसे ही बताया था मैंने कि जो जिपमर एग्जाम में थोड़ा बहुत रोट लर्निंग पे भी फोकस रहता है, तो इसलिए जो साइंटिस्ट या कोई इन्वेंशन हुए या कोई वैसे कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन हुए, जो ट्रिविया वाले जो इंफॉर्मेशन होता है, उन्हें हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि जिपमर एग्जाम से पहले ही इनको हम देखें, ताकि दूसरे एग्जाम्स हमारे इफेक्ट ना हो ज्यादा। तीसरी बात जो बायोलॉजी पे अगर आए, तो बायोलॉजी जो जिपमर का वो काफी अच्छा रहता है। अगर हम नीट एम्स और जिपमर तीनों की बात करें, तो जिपमर में बायोलॉजी सबसे कंसेप्चुअल और सबसे अच्छा आता है। अभी जिपमर भी जैसे ऑनलाइन होता है, तो वो ऑनलाइन होने के कारण जो पिक्टोरियल फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको वो पूरी तरह हार्नेस करते हैं। कैसे कि वो जैसे उन्होंने एनसीईआरटी में हमारे काफी डायग्राम्स दिए हैं, तो यूजुअली जो ट्रेंड रहा है दूसरे एग्जाम्स में कि वो बस लेबलिंग के लिए दे देते हैं, हमें मैच द फॉलोइंग दे देते हैं। लेकिन जिपमर में इस साल जो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे पेपर में, वो काफी अच्छे थे। मेरा भी यही एडवाइस रहेगा कि जो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है, खासकर बॉटनी वाले, उन पे हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। ऑर्गेनल या कुछ भी अगर किसी का डिस्क्रिप्शन अगर हम पता लगा पाए जो कि एनसीईआरटी में ना भी दिया हो, लेकिन अगर हम इंटरनेट के थ्रू पता लगा पाए, तो काफी हम आगे रहेंगे दूसरे बच्चों से। सेकेंडली, जिपमर फिजियोलॉजी जो एनिमल फिजियोलॉजी पे काफी फोकस रखता है, खासकर ह्यूमन पार्ट पे। तो यूजुअली पहले जो ट्रेंड रहता था नीट और एम्स में कि वो फिजियोलॉजी पे अच्छा सवाल पूछते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे सवाल नहीं देखे गए हैं, लेकिन जिपमर अभी भी पूछते हैं। तो उसके कारण हमें कोई दूसरी कोई चीज नहीं करनी, लेकिन जो एनसीईआरटी जैसे एनसीईआरटी में जो जो कंसेप्ट का डिस्कशन हो रखा है, उन कंसेप्ट का जो फिजियोलॉजी हुआ प्लस जो पैथोलॉजी हुआ, यानी कि कोई डिजीज जो उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हो, या कुछ वैसे जो चीजें होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं जो हम खुद भी हम इंटरनेट के थ्रू निकाल पाए, उन पे भी थोड़ा फोकस बनाए रहना चाहिए। यानी कि हमें जनरल अवेयरनेस मेडिसिन के बारे में होना चाहिए, जो कि वो अच्छी तरह चेक करता है। अभी आते हैं स्पेसिफिक चैप्टर्स पर। जो जनरल जो ट्रेंड रहता है फिजिक्स में, जैसे कि 11th की पोर्शन की पहले बात करें, मैकेनिक्स में कुछ खास तो नहीं है कि जो जिन्हें स्पेशल फोकस देना है,
लेकिन अगर हम जो मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो मल्टीपल कंसेप्ट हमारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर एक ही सवाल में हमें रोटेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, उन जो मिक्सचर ऑफ जो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करते रहे तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट मैकेनिक्स का रिवाइज होता रहेगा। तो मैकेनिक्स हमें वैसे ही रिवाइज करनी है। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में बस जिपर ओरिएंटेड नहीं, सभी के लिए, सारे जो तीनों जो अपने एग्जाम्स होते हैं तीनों के लिए थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 11th का टॉपिक है, तो उसके न्यूमेरिकल से ज्यादा हमें उसके जो कंसेप्चुअल पार्ट है उससे एक्सट्रैक्ट करना अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल थर्मोडायनेमिक्स के इस बार जितने में भी देखे गए थे कि जिनमें हमें पेन नहीं चलाना होता, हम कंसेप्चुअली उनके आंसर ज्यादा जल्दी निकाल पाते, ना कि अगर हम न्यूमेरिकली पूरा हम पेपर पे सॉल्व करें। तो उसका जो हमें कॉमन सेंस वाला जो एटीट्यूड होता है वो हमें जरूर रखना चाहिए। और 12th के पोर्शन में थोड़ा फॉर्मूला भी ज्यादा रहता है, तो इसलिए उन चैप्टर्स का अगर हम फॉर्मूला बुक मेंटेन करें वो सफिशिएंट रहेगा। और जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है उसको भी थॉरली करना चाहिए एनसीईआरटी से, तो एटलीस्ट कि उसको लाइन बाय लाइन रीड कर लिया। वैसे केमिस्ट्री में कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक की जो हमारे जो बाद के चैप्टर्स है 12th और 11th के दोनों, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स पे स्पेशल अटेंशन देते हुए हमें अपने सिलेबस को पढ़ना चाहिए। और थोड़े बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन हमें अक्सर जो दूसरे बुक्स में या कहीं दिखने मिलते हैं, वैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके अपना टाइम अगर हम वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक रहेगा। और अगर बायोलॉजी की बात करें स्पेसिफिकली, तो जो स्टैंडर्ड चैप्टर्स 11th के होते हैं, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी हो गया और जो एनिमल फिजियोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि वो काफी स्ट्रेस देते हैं 11th के एनिमल फिजियोलॉजी पे, तो इन पे हमारा ग्रुप अच्छा बनाया हुआ होना चाहिए। जो कुछ चैप्टर्स हमारे 11th के वैसे जो थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो उन पे अगर हम अच्छा एक बार ग्रिप बना रखें 11th में, तो 12th में जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के पहले हमारे लिए रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें भी मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि एनसीईआरटी जो बोथ 11th एंड 12th के अगर हम हाईलाइटर से अंडरलाइन करके रखें जो पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जिनसे क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं ज्यादा हो, उनको हम जो एनसीईआरटी की जो मार्जिन दे रखी होती है जिसमें काफी स्पेस दिया होता है उसमें अगर निकाल के हम रखें, इधर हम कलर्ड पेन के अकॉर्डिंग कलर्ड पेन से लिख के रखें, या कुछ और कोई तरीका अगर हमें जो भी सूटेबल लगे वो अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और हमारे स्कोर्स को बूस्ट करने में भी काफी फायदेमंद रहेगा। बेसिकली जिपमर की जो बायोलॉजी आती है वो थोड़ी कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग आती है, तो इसलिए ओवरऑल तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि हमें फिजियोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बायोलॉजी के ऊपर। और लास्ट दो चीजें जो एमएटी और इंग्लिश हो गया, मेंटल एबिलिटी के बारे में स्पेशल प्रिपरेशन की तो जरूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम हो जाता है, उसकी तो जरूरत नहीं है। और इंग्लिश के लिए 11th-12th में अगर हम अपनी जो बोर्ड की जो इंग्लिश सही से करें तो हम वो चीज सफिशियंट है। बस इंग्लिश जो कॉमन इंग्लिश राइटिंग वाली जो स्किल्स होती है वो अगर हमारी रेगुलर रहे काफी है, वो उसके लिए अलग कोई प्रिपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं करना। बाकी तो हमें बस फुल्ली देना होता है कि जितने जब तक हो जाता है नीट एम्स हो चुका होता है तो हमारा सिलेबस काफी हद तक रिवाइज बहुत बार हो चुका होता है, एक बोर्डम सा बन चुका होता है। और जितने के लिए हमारा माइंड काफी टाइम देखा है कि लोगों का माइंड सेट नहीं होता एग्जाम देने से पहले, तो वो चीज नहीं रखनी है, क्योंकि अगर जितमर भी इंडिया का सेकेंड या थर्ड पोजीशन में हमेशा से रहा है और काफी अच्छा कॉलेज है, तो लोगों को बहुत को पता नहीं होता और इसी इग्नोरेंस के कारण इतने अच्छे कॉलेज को भी इग्नोर कर जाता है। तो इसीलिए बीकेटी के थ्रू इन सभी जो भी व्यूअर्स इसको देखे तो उनको यही इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जितमर भी दे जरूर, और अगर उधर उनमें हम सिलेक्ट होते उसमें तो एक बार अगर जाएं उसको एटलीस्ट कंसिडर तो करें, क्योंकि काफी एक अच्छा कॉलेज है और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जितमर एग्जाम में जैसे कि एम्स और जितमर दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, तो एम्स में कैलकुलेटर हमारे स्क्रीन पे होता है, लेकिन हमें ये जितमर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। और इससे कोई डरने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जितमर में क्वेश्चन ऐसे कोई कैलकुलेटर खास नहीं आते हैं, तो इससे हमें हमारा कोई टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा अगर हम कैलकुलेशंस को अगर पेपर पे भी करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगली जो बात है कि नीट एम्स और जितमर का एक बार कंपैरिजन, जब हम नीट हमारा सबसे पहले होता है जिसको हम काफी
उत्साहित होके देते हैं। और हमारा पहला एग्जाम काफी लोगों के लिए एक पहला एग्जाम होता है, तो काफी लोग कुछ डरे हुए भी होते हैं, तो वैसे होता है। और जब नीट, यूजुअली जो इतने सालों में देखा है कि नीट हमेशा आसान रहा है और एम्स को हमेशा टफेस्ट माना गया है, और जितना दोनों के बीच में आता है पेपर का लेवल, और थोड़ा सा एम्स की तरफ होता है, मतलब थोड़ा टफर रहता है लेकिन एम्स से थोड़ा कम, तो ये हमेशा पाया गया है। तो ओवरऑल अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो जो बायोलॉजी जिपमर का बेस्ट रहता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था। तो जिपमर एग्जाम से पहले, क्योंकि नीट और एम्स जब तक हम उन दोनों एग्जाम से गुजर चुके होंगे, हमारा सिलेबस तो बहुत अच्छी तरह हो चुका होगा। तो एम्स से, जो जिपमर से पहले, मेरे अकॉर्डिंग फोकस हमारा जो फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जो मेडिकल ओरिएंटेड थोड़ा पोर्शन है, तो एक तो अपने इंटरेस्ट के ओरिएंटेड भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आगे जाके भी तो वही पढ़ना है। तो उसमें तो थोड़ी जो बारीकियां हैं, अगर हम देख लें तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। साथ ही जो मैंने साइंटिस्ट वाली जो बात कही थी, साइंटिस्ट और दूसरी चीजें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेट इंटरनेट से हमें ढूंढ ढूंढ के याद करने, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में टैबुलर फॉर्म में दे रखे हो, जो कि कुछ फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है, और कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर में एक टैबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो वैसे कुछ कुछ जगह है एनसीईआरटी में जहाँ कुछ साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, उनके बारे में ज्यादा याद वाद कुछ नहीं करना, लेकिन बस उनके बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने किया क्या था, कि किस पे रिसर्च की थी। उतना भी अगर हम थोड़ा बहुत सुपरफिशियल नॉलेज भी रखें, बिना याद करे बस एक ग्लांस दे दे, तो भी हमारे एग्जाम के ड्यूरिंग हमारा वो क्लिक तो हो जाएगा। और ये भी चीज बस एम्स के बाद और जिपमर से पहले करनी है। तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि जिपमर के लिए इतना से ये कर दे तो काफी है ये। और बाकी तो नीट एम्स में जो करते हैं, अगर जो हमने जो नोट्स बनाए हो, या जो एक दो दिन पहले करने वाले जो मटेरियल हमने रेडी कर रखा हो, उसे एक ग्लांस दे दे जितना के पहले, तो हमारा एक पूरा सिलेबस हो रखा होगा। तो बस एक काम माइंड के साथ एग्जाम दे दे, बिना कोई पहले तो एग्जाम के बारे में बिना कुछ सोचे कि भले ही अच्छे गए हो बुरे गए हो, बिना कुछ सोचे दे दे, और अपना फुल जो पोटेंशियल हो उसके अकॉर्डिंग अच्छा से अच्छा जो परफॉर्मेंस हम दे सके वो दे दे, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर जितना में अगर सिलेक्ट होते हैं तो एक बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा कि इंडिया के टॉप 3 कॉलेज में भी हमें एक सीट मिल रहा है, और हम हमें जाने की लिए अपॉर्चुनिटी में मिल रहा है। तो अगर हम उसे अवेल करें तो काफी हमारे लिए अच्छा रहता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और आप सबने मुझे सुना तो उसके लिए थैंक यू।